हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ई वे बिल। तो जैसा आप सबने ये नाम सुना ही होगा, आइए देखते हैं है क्या ये ई वे बिल। देखिए दोस्तों, मोदी जी ने एक नारा दिया था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आपने ये पूरे इंडिया में ये ऐड देखी होगी सब लोगों ने, बसों पर, ट्रेनों पर, टीवी पर, हर जगह एक ऐड आती जब जीएसटी आया था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब ये मोदी जी का मतलब क्या था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट से? तो मोदी जी का कहने का मतलब था वन नेशन। व्हाट इज वन नेशन? इंडिया, पूरा एक नेशन। उस पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगाएंगे हम, कौन सा? जीएसटी। पूरे इंडिया में हम एक ही टैक्स लगाएंगे, जीएसटी। एंड पूरे इंडिया की एक ही मार्केट होगी, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कहीं भी गुड्स जा सकते हैं, बट विद ई वे बिल गुड्स कहीं भी जा। तो टोल नाकाज हटा दिए जाएंगे और हम ई वे बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये नारा दिया। आई होप आप इसका मीनिंग समझ रहे हो, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट मतलब क्या? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ई वे बिल। तो ई वे बिल जो है उसके फॉर्म्स कौन से हैं? तो देखिएगा, पहला फॉर्म जो है वो है जीएसटी ई डब्ल्यू बी 01। जीएसटी ई डब्ल्यू बी 01, जीएसटी ई वे बिल 01। और वो क्या होता है? तो वो नॉर्मल ई वे बिल है। ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें कंसाइनमेंट डिटेल्स हैं। मतलब मान लीजिए मैं दिल्ली वाला और मैं किसी मुंबई वाले किसी आदमी को गुड्स बेच रहा हूँ। तो यहाँ से जब दिल्ली से गुड्स जाएंगे तो मुझे क्या फाइल करना है? ई वे बिल, ई डब्ल्यू बी 01। और उसमें मैं पार्ट ए फाइल करूंगा। जो सेलर है, सेलर या तो बायर, पार्ट ए कौन फाइल करता है फ्रेंड्स? सेलर या तो बायर, मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर फाइल कर देगा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड तो रेसिपिएंट फाइल कर देगा। अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में ट्रक वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो फाइल करेगा, अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो। अच्छा, और व्हीकल डिटेल्स जो पार्ट बी है वो कौन फाइल करेगा? वो ट्रक वाला आदमी। ये तो हमेशा ट्रक वाला ही करेगा, क्योंकि हमको क्या मालूम कौन से ट्रक में गुड्स जाने वाले हैं। तो कंसाइनमेंट डिटेल्स, सेलर या तो बायर, सप्लायर रेसिपिएंट, अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो ट्रक वाला फाइल करेगा। एंड पार्ट बी ऑलवेज जीटी है। ठीक है फ्रेंड्स। और पार्ट ए में क्या होता है? कंसाइनमेंट डिटेल्स। मैं मान लीजिए दिल्ली वाला, मैं मुंबई वाले को गुड्स बेच रहा हूँ। तो यहाँ से जब गुड्स जाएंगे तो मुझे उसमें गुड्स की डिटेल बतानी है, कौन से गुड्स हैं, गुड्स की जो भी बिल के ऊपर डिटेल्स लिखते हो आप, क्वांटिटी ऑफ द डिटेल्स, वैल्यू ऑफ द डिटेल्स, ठीक है, कितनी कुर्तियां भेज रहे हो, जो भी है। और उसके बाद आपको व्हीकल की डिटेल्स पार्ट बी में जीटीए, ट्रक वाला, ट्रांसपोर्टर विल फाइल। और उसमें ट्रक नंबर, जो ट्रक नंबर है या जो भी ट्रक है वो उसकी डिटेल्स आपको बतानी है। उसके अलावा एक होता है फ्रेंड्स जीएसटी ई डब्ल्यू बी 02। ये होता है कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल। वो क्या होता है फ्रेंड्स वो हम देखेंगे बाद में। तो बस आप फिलहाल याद रखिएगा, जीएसटी ई डब्ल्यू बी 01, जीएसटी ई डब्ल्यू बी 02। अच्छा, जैसा मोदी जी ने कॉमन पोर्टल बनाई है, कॉमन वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न्स के लिए, पेमेंट के लिए, वो एक अलग वेबसाइट है। ई वे बिल की वेबसाइट अलग है। बताइए क्या है ई वे बिल की वेबसाइट? तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, www.ewaybillgst.gov.in, ये ई वे बिल की अलग वेबसाइट है। इंडिया में इतने सारे गुड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं डे टू डे बेसिस पर, तो ई वे बिल के लिए मोदी जी ने अलग ही वेबसाइट बनाकर रखी है। उसके बाद फ्रेंड्स, तो हमारे दो पॉइंट हो गए, फॉर्म्स एंड वेबसाइट, कॉमन पोर्टल। उसके बाद आपको ई वे बिल बनाना कब है? अब कौन बनाएगा ये तो हमने बात कर दी, कौन बनाएगा, फॉर्म नंबर क्या होगा, वेबसाइट कौन सी है, लेकिन कब बनाना है? तो देखिएगा, याद रखिएगा दो चीजें। एक, जब गुड्स की मूवमेंट होती है, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गुड्स की मूवमेंट होती है तब। एंड दूसरा साथ साथ क्या होना चाहिए? प्लस कंसाइनमेंट वैल्यू, जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू जो है इट इज मोर देन 50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है वो नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। तो बस आप दो चीजें याद रखिएगा। पहला, गुड्स की मूवमेंट होनी चाहिए, मतलब अगर मान लीजिए गुड्स मुंबई महाराष्ट्र में आता है, वहां से गुड्स जा रहे हैं पुणे, पुणे भी महाराष्ट्र में, मतलब सेम स्टेट में है, मुंबई से पुणे सेम स्टेट में है, फिर भी ई वे बिल, स्टेट ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा आपको। या फिर मान लीजिए गुड्स जा रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में और दिल्ली, दिल्ली एक स्टेट है जीएसटी के लिए, तो मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं गुड्स या मुंबई से पुणे, आपको क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा, ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी हमारी इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ये होगी हमारी इंटर स्टेट मूवमेंट। इसमें आप और ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। एज अ कॉमन मैन जो सोचता है, मुंबई से पुणे इंट्रा स्टेट और मुंबई से दिल्ली इंटर स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा कंसाइनमेंट वैल्यू, तो मूवमेंट होनी चाहिए गुड्स की, एंड कंसाइनमेंट वैल्यू होनी चाहिए क्या? तो कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 होनी चाहिए। बट कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब क्या? तो वैल्यू अंडर सेक्शन 15, जो आपने सेक्शन 15 में पढ़ा था, आपको याद होगा फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते थे हम, फिर वो टीओ एसआई ऐड करते थे, टैक्स, ड्यूटी, सेस फी, ऑब्लिगेशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट, तो वो वैल्यू लेनी है आपको।
प्लस प्लस क्या करना है, प्लस जीएसटी ऐड होगा, प्लस जीएसटी ऐड होगा यहां पर, याद रखिएगा प्लस जीएसटी एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। मतलब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए, अगर सपोज मैं आपसे कहूं, देखिए अगर सपोज ऐसे है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपने जो गुड्स भेजे उसकी वैल्यू, उसकी सेल प्राइस वो है मान लीजिए 49,000, और प्लस मान लीजिए इस पर जीएसटी लगाया गया, ऐसे ही मान लीजिए 10%, 10% एक्चुअली में रेट नहीं होती है बट ऐसे ही मान लीजिए 10%, तो 4,900 एंड टोटल हो गया 53,900। बताइए ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा या नहीं? यस करना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस जीएसटी, दैट इज 53,900, दैट इज 53,900। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आपको जीएसटी ऐड करने के बाद देखना है। अच्छा लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमने दो गुड्स भेजे थे, गुड्स ए एंड गुड्स बी, गुड्स ए एंड गुड्स बी, और मान लीजिए गुड्स ए है 24,000 का, गुड्स बी है 24,000, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी है मान लीजिए प्लस इसके ऊपर जीएसटी है 10%, तो 2,400 रुपए, 2,400 रुपए, और इसके ऊपर मान लीजिए जीएसटी है 15%, ऐसे मान लीजिए 15%, तो 3,600 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर मान लीजिए जीएसटी है 15%, मैंने ऐसे एक अमाउंट ले लिया 15%। अब ऐड करिए टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 26,400 और ये होगी 27,600, और आपका हो जाएगा टोटल 54,000। तो बताइए ई वे बिल फाइल करना है या नहीं? यस करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल वैल्यू है 54,000। आई होप आपको ये समझा होगा फ्रेंड। दो दो गुड्स जा रहे हैं, मैं मिस्टर एक्स में दो दो गुड्स भेज रहा हूँ, तो क्या मुझे ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा? यस, क्योंकि मेरा टोटल वैल्यू एक ट्रक में 50,000 से ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर फ्रेंड सपोज प्रोडक्ट बी जो है वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, मतलब निल है, निल, और मेरी ये वैल्यू है 24,000, कोई बताएगा मुझे मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या मानी जाएगी इस एग्जाम्पल में? बताइए। 26 प्लस 24 करूं? नहीं, आप पढ़िए आगे क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, मतलब एग्जाम सप्लाई ई वे बिल के लिए आप नहीं कंसीडर करेंगे, एग्जाम सप्लाई आप ई वे बिल के लिए नहीं लेंगे, मतलब ई वे बिल पर्पस के लिए आपका ये होगा 26,400, और आपको इस केस में ई वे बिल फाइल करना है या नहीं? तो नहीं करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तो हमने देखिएगा क्या पढ़ा, फॉर्म्स कौन से हैं, नेक्स्ट कहां पर फाइल करना है, उसके अलावा कब फाइल करोगे, कब जनरेट करोगे, मूवमेंट प्लस कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान से सुनिए। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू जो है इफ इट इज अप टू 50,000, अगर वैल्यू 50,000 तक है तो आप सब जानते हो ई वे बिल नहीं फाइल करना है, करेक्ट ना? क्योंकि हमको तो कब करना है, मूवमेंट प्लस वैल्यू मोर देन 50, तो अगर 50,000 तक है तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है देन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। आई होप आप सब ब्लू लाइन देख पा रहे हो, अप टू 50 नो ई वे बिल रिक्वायर्ड, मोर देन 50 ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। लेकिन लेकिन अब यहां पर एक्सेप्शन है, अप टू 50 ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं फाइल करना, लेकिन दो केस में आपको ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा, दो केस में आपको ई वे बिल फाइल करना पड़ेगा, अप टू 50 होगा तो भी फाइल करना पड़ेगा। तो वो दो केस क्या है, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की या तो जॉब वर्क बेसिस पर, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की या फिर जॉब वर्क बेसिस पर इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रही है, 50,000 तक होंगे तो नहीं फाइल करना, और दो एक्सेप्शन है उस केस में फाइल करना पड़ेगा। अच्छा 50,000 से ज्यादा होगा तो फाइल करना पड़ेगा, देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, फाइल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। अच्छा एक्सेप्शन, 50 से ज्यादा होगा तो फाइल करना पड़ेगा, मतलब ये केस में ई वे बिल नहीं करना है। कौन से केसेस हैं, अगर गुड्स एग्जेम्प्ट है तो नहीं करना है, या फिर आप अल्कोहलिक लीकर का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, मुंबई से पुणे या मुंबई से दिल्ली, अल्कोहलिक लीकर जा रहा है, या फिर क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सीडीपी ना पेट्रोल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, क्योंकि ये सब एग्जेम्प्टेड होते हैं, या फिर गुड्स जो शेड्यूल 3 में कवर होते हैं, या फिर एलपीजी गैस जा रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ज्वेलरी जा रही है, करेंसी जा रही है, यूज इन पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स, मेरा घर शिफ्ट हो रहा है, तो बताइए मैं अपने घर के सामान लेकर जाऊंगा, क्या मुझे ई वे बिल फाइल करना है? नहीं। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो देखिएगा जरा, मैं इसको अगर मैं इसको आपको बताना चाहूं तो इसको समराइज करें तो क्या होगा, तो आप याद रखिएगा
अगर वैल्यू अप टू 50 है, वैल्यू अप टू 50, या फिर आप चेक करिए वैल्यू मोर देन 50 है। बताइए वैल्यू अप टू 50 होगा तो क्या होगा? दो एक्सेप्शन में ईवेबल रिक्वायर्ड और जनरली अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अप टू 50 में दो एक्सेप्शन में रिक्वायर्ड है, इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट, इंटरस्टेट जॉब वर्क, तो रिक्वायर्ड, वरना नहीं। अगर वैल्यू मोर देन 50 है, मोर देन 50, तो ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ 8 या 10 पॉइंट है, बट मैंने सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो आप बस 4 याद कर लीजिए, बहुत रहेगा। अगर किसी को फिर भी पढ़ना है तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जाकर देख लो। ये 4 केस रहे तो ईवेबल नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज जनरली जो है, जनरली 50 से ज्यादा होगा तो ईवेबल फाइल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, तो अब तक हमारे क्या क्या हुआ है? पहला तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, फिर पार्ट ए पार्ट बी कौन फाइल करेगा, फिर उसके बाद ईवेबल 202 कॉमन पोर्टल कहां पर फाइल करोगे, कब फाइल करोगे, व्हेन टू जनरेट, ठीक है, और कोई एग्जेम्पशन है, मतलब कोई एक्सेप्शन के नहीं करना है तो ये वाले एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए, और वो ऊपर उसका समरी डायग्राम। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मूवमेंट हो रही है रोड से, ठीक है, ट्रक में या फिर ट्रेन में या फिर पानी में या फिर एयरवेज से, तो आप चेक करिए मूवमेंट कैसे हो रही है। रोड पर हो रही है तो मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, स्टार्ट करने से पहले ईवेबल पार्ट ए पार्ट बी दोनों बन जाने चाहिए, पार्ट ए पार्ट बी दोनों बन जाने चाहिए। लेकिन अगर रेलवेज या वेसल या एयरवेज में जा रहे हैं तो उस केस में ईवेबल चाहे तो पहले बना दो या फिर आफ्टर कमेंसमेंट भी बना सकते हो, बट बिफोर डिलीवरी, गुड्स डिलीवर हो जाए उसके पहले कर देना। मतलब ट्रेन चालू हो गई उसके बाद भी बना दोगे तो भी चलेगा, फ्लाइट में गुड्स रख दिए बाद में ईवेबल बनाया तो भी चलेगा। लेकिन इस केस में याद रखिएगा पार्ट ए बन जाना चाहिए हमेशा, पार्ट बी बाद में बनाओ लेकिन कब तक, बिफोर डिलीवरी, ठीक है। पार्ट ए तो बिफोर ही होना चाहिए, पार्ट बी जो होता है वो बिफोर आफ्टर कभी भी चलेगा। उसके बाद अब सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ ईवेबल। वैलिडिटी, आपने ईवेबल जनरेट किया वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो आप चेक करिएगा कौन से टाइप का ट्रक है। ओडीसी है, ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब ये क्या होता है, वो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना जिसको जनरली हम ट्रेलर्स बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च मारिए ओडीसी, आपको एक उसका फोटो मिल जाएगा, आप समझ जाओगे अच्छा ये ओडीसी है। तो ओडीसी है या नॉर्मल वाला ट्रक है? अगर ओडीसी है तो वो जो बड़ा ट्रक होता है, बहुत सारे पहिए होते हैं जिसके, तो अगर वो बड़ा ट्रक है तो उसको तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है कहीं ट्रांसपोर्टेशन करने में। तो उसके लिए देखिए ईवेबल जो आप जनरेट कर रहे हो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, 20 किलोमीटर मतलब 1 डे, 20 किलोमीटर एक दिन तक चलेगा, और एडिशनल 20 किलोमीटर तो एक एडिशनल डे। मतलब अगर मान लीजिए मैं बोलूं 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर ही गुड्स भेजने हैं, मैं मुंबई में कहीं रहता हूं और मुंबई में ही कहीं 18 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर मुझे गुड्स भिजवाने हैं, लेकिन ओडीसी में भिजवाने हैं, तो बताइए कितना दिन मिलेगा? एक दिन काफी है, 18 किलोमीटर। अच्छा लेकिन मान लीजिए अगर ये होगा 28 किलोमीटर, तो 20 प्लस 8 मतलब 20 का एक दिन, और बाकी 20 किलोमीटर या उसका पार्ट उसके लिए एक दिन, मतलब इस केस में 2 दिन होंगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये है 58 किलोमीटर, या फिर मान लीजिए 58 नहीं 88 किलोमीटर, तो बताइए 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 24 जा 80, ये 80 हो गया प्लस 8, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये पार्ट का भी 1, टोटल 5 दिन मिलेंगे, 5 दिन आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, 5 दिन का टाइम होगा आपके पास। ये ईवेबल 5 दिन के बाद अगर गुड्स मिल गए कहीं रास्ते में और किसी ने पकड़ लिया जीएसटी वालों ने, तो गुड्स जब्त कर लिए जाएंगे और ट्रक भी जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल ट्रक होगा तो क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल ट्रक के केस में तो अदर्स अप टू 100 किलोमीटर 1 डे, 100, इधर 20 किलोमीटर एक दिन, इधर 100 किलोमीटर एक दिन। और इस केस में अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं 98 किलोमीटर, तो बताइए कितना होगा, एक दिन मिलेगा मुझे। दूसरा अगर मान लीजिए है 198 किलोमीटर, तो बताइए 100 प्लस 98 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 दिन मिलेंगे। अच्छा 102 किलोमीटर होता तो 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर तो भी 100 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 1, 2 दिन। आई होप आप ये कर सकते हो फ्रेंड्स, कुछ भी 298 398 अकॉर्डिंगली कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप वैलिडिटी कर पाओगे, इतने दिन तक वैलिड रहेगा, उतने दिन में गुड्स पहुंच जानी चाहिए। अब ईवेबल जो आपने जनरेट किया वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, आप जो ब्लैक में दिख रहा है वो पढ़ लो फ्रेंड्स पहले सिंपल लैंग्वेज में, बाद में ये जो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते रहते हैं वो पढ़ते रहना। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मान लीजिए ईवेबल जनरेट किया है
रात को 12:15 पर, रात को 12:15 या दोपहर को 12:15 या किसी भी टाइम पर, एनी टाइम। कब? 21 जनवरी को। 21 जनवरी को किसी भी टाइम पर ई वे बिल जनरेट किया, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है 21 जनवरी, 21 जनवरी कभी भी जनरेट किया, तो उस केस में मेरा पहला दिन, हमको एक दिन मिलता है 20 किलोमीटर और 100 किलोमीटर एक दिन। तो एक दिन कब होगा? 21 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 22 तारीख एक दिन, 23rd सेकेंड डे, 24 थर्ड डे। अंडरस्टूड? 21 को ई वे बिल जनरेट किया, मतलब वो जिस दिन जनरेट किया वो दिन छोड़ दो, कभी भी जनरेट करो, रात को 12:15 या नेक्स्ट डे दोपहर को, शाम को, कभी भी। 21 जनवरी, तुम डेट देखो अपने मोबाइल में, डेट क्या है? 21 जनवरी, तो आपको एक दिन मतलब नेक्स्ट डे 22 जनवरी मिलेगा, दो दिन मतलब 23rd जनवरी मिलेगा। और जो ये कहना चाहते हैं, आपने 21 जनवरी को वो ई वे बिल जनरेट किया, देन फर्स्ट डे विल एंड ऑन 22 का मिडनाइट। 21 जनवरी, तो एक दिन कब होगा? 22 तारीख, मतलब 22 तारीख को रात को 12 बजे, दैट इज जस्ट व्हेन 23rd स्टार्ट। 22 का स्टार्टिंग, 23 का एंडिंग। और इसको ये लोग लिखते कैसे हैं? इट विल एंड ऑन 22-23 के बीच वाला 12, मतलब 22 का रात को, दैट इज 23 का जस्ट स्टार्टिंग, 22 का एंडिंग, 23 का स्टार्टिंग। आई होप आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। और इसी को आप ये पढ़ लीजिएगा टेक्निकल लैंग्वेज में जो इन लोगों ने बोला है। अगर आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो 14 मार्च को, 14 मार्च को, बताइए फ्रेंड्स 14 मार्च, तो 14 छोड़ दो, और 15 तारीख विल भी एक दिन, लेकिन 15 तारीख का एंडिंग, दैट इज 16 का बिगिनिंग, तो 15-16 का रात का 12 बजे। दूसरा दिन 16-17 का, बट रात को 12 बजे, मतलब 16 तारीख, लेकिन 16 का एंडिंग और 17 का स्टार्टिंग। आई होप आपको ये समझा होगा। और देखो 14 मार्च को मैंने दूसरा टाइमिंग लिखा है, अगर 12:05 या दूसरे दिन रात को 11:58, मतलब जस्ट इट इज अबाउट टू एंड, तो भी आंसर विल रिमेन द सेम। इसको फ्रेंड्स अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझा होगा टाइमिंग कब तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। अगर मान लीजिए ई वे बिल में कोई गलती हो गई, पार्ट ए पार्ट बी में कुछ मिस्टेक कर दी, 1000 कुर्ती भेजनी थी लेकिन हमने गलती से 1200 लिख दिया या 800 लिख दिया, तो आपको अमेंडमेंट चेंजेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर ऑर्डर ही कैंसिल हो गया तो भी कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल कितने घंटे में कर सकते हो? 24 घंटे में ऑफ द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल जनरेट करने के 24 घंटे में कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर गलती हो गई, तो मुझे लिखना था 1200 लेकिन गलती से 1000 कुर्ती लिख दिया, लिखनी थी 1200 कुर्ती लेकिन गलती से 1000 कुर्ती लिख दी मैंने, तो उस केस में क्या होगा? जो गलती की है उसके लिए कैंसिलेशन करो और नया ई वे बिल, फ्रेश ई वे बिल फाइल करना फ्रेंड्स। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद हो, EWB02 बोला था मैंने, कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल। अब एक ट्रक वाला है फ्रेंड्स, ट्रक वाला, ये ट्रक वाला मुझे बताइए फ्रेंड्स कितने ई वे बिल संभाल के रखे? एक ट्रक के अंदर थोड़ी एक ही आदमी के गुड्स होंगे, बहुत सारे लोगों के गुड्स होंगे। और मान लीजिए एक ट्रक के अंदर 25 लोगों के गुड्स हैं, तो क्या 25 ई वे बिल लेके घूमेगा क्या? नहीं। तो क्या करे वो? एक कॉन्सोलिडेट कर दे, मतलब 25 का बिल इकट्ठा करके एक नया ई वे बिल फाइल करे, एंड में एक नया ई वे बिल फाइल करे कि मैं इस ट्रक में 25 बिल लेकर जा रहा हूं, और बाद में वो सिर्फ एक कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल जो होगा कैरी करे। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने टैक्स इनवॉइस चैप्टर में आपको बोला था, जब गुड्स की मूवमेंट होती है, गुड्स की मूवमेंट, तो गुड्स की मूवमेंट करने से पहले दो चीजें, उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी, दो चीजें होनी जरूरी है। एक टैक्स इनवॉइस, या तो बिल ऑफ सप्लाई, या तो डिलीवरी चलान, कुछ तो होना चाहिए जो हमने बनाया था। और जो दूसरा है वो ई वे बिल जो गवर्नमेंट बना के दे रही है। अगर ये नहीं होगा तो ट्रक जब्त कर लिया जाएगा और गुड्स भी जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ई वे बिल। आई होप आपको याद रहेगा ये पूरा ई वे बिल का कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट विथ ओनली वन टीचर, योगेश मेहता। थैंक यू फ्रेंड्स।